आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी। बात होगी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की और उनकी गिरफ्तारी की। ईडी ने पिछले दिनों ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो है वो सड़कों पर हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो है वो हंगामा इस वक्त जारी है और आज भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पार्टी वर्कर्स जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, वो सड़कों पर थे और वो उनकी गिरफ्तारी की यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मुखालफत में एक तरीके से वो धरना और प्रदर्शन कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। एक तरफ पार्टी वर्कर्स जो हैं यानी आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर हैं और वो गिरफ्तारी की मुखालफत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बहरहाल आज इसी मसले पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है, ये सियासत कितने आगे तक जाएगी और आम इंतखाबात चूंकि चल रहे हैं तो उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। और इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शुभेंदु शेखर साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से एडवोकेट बबीता अहलावत जी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल दिनेश शर्मा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। जाहिर तौर पर आप दूर बैठ करके देख रहे हैं दिल्ली में इस वक्त जो भी हंगामा चल रहा है। पिछले कई दिन से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और वहीं से वो आदेश और ऑर्डर्स भी दे रहे हैं अपने वजीर को, अपने मिनिस्टर्स को कि क्या कुछ करना है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के किस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देख रहे हैं? ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी के इतने सारे मिनिस्टर इस समय जेल में हैं जी और उनको बेल नहीं हो रही है, कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। ये बेल ना तो बीजेपी को देनी है ना भारत सरकार को देनी, ये कोर्ट को देनी है। तो इतने सारे मंत्री इस समय जेल में हैं और अब केजरीवाल साहब भी इसी मामले में जेल में चले गए हैं। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ तो है जिसका कोर्ट ने बहुत गंभीरता से नोटिस लिया है और आम आदमी पार्टी इस बात का बचाव कर रही है कि उनको जेल में ही सरकार चलाने दी जाए। एक नैतिकता भी कुछ होती है। हाँ। जब आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जनमत के आधार पर सरकार में आए थे और आप भाषण कर रहे थे कि मेरा भी कोई परिवार का होगा, उसको भी मैं जेल भेजने से नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अब आपको नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। जब आप निर्दोष होंगे फिर मुख्यमंत्री बनिए, आपके पास बहुमत होगा फिर दोबारा सत्ता में आइएगा। आप 3 बार सत्ता में आ तो चुके हैं ना, तो आपको अपने जनमत पर भरोसा होना चाहिए। और रही बात यह कि आपके लोग जो तर्क दे रहे हैं, ईमानदारी के तर्क दे रहे हैं, साहब आप देखिए 400 वॉलंटियर्स जो आईटी से, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, इन्होंने हायर किए थे, इनकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महीना थी। उनका काम क्या था कि मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर या विदेशी अखबारों के अंदर केजरीवाल सरकार का गुणगान कराना। आखिर 500 करोड़ रुपए का जो दिल्ली के न्यूज चैनलों को जो विज्ञापन गया, क्षमा करिए मैं नहीं समझता कि आपको मिला होगा कोई, लेकिन जो विज्ञापन गया वो किसका था? वो पैसा कहां से आया था? हाँ, पर और आज की तारीख में दिनेश जी देखिए, चलिए ठीक है, आपने ये विज्ञापनों का जो है मसला उठा दिया। हालांकि एलजी ने पिछले कई बरस से जो है उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई हुई है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली हुकूमत की तरफ से कोई विज्ञापन नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल के 2 साल के आसपास तो हो गए उस बात को। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ केजरीवाल ही विज्ञापन देते हैं? आपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा, उत्तर प्रदेश हुकूमत को नहीं देखा, किन किन अखबारों को, किन किन मीडिया घरानों को कितने ऐड जा रहे हैं उसको भी तो देखिए। तो ये तो तमाम गवर्नमेंट्स हैं, तमाम जितनी भी हुकूमत हैं वो देती हैं अपने काम की, जो भी वेलफेयर के काम है, जो स्कीम्स हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने का एक जरिया है मीडिया। वो अखबार भी है, प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल भी है, तमाम तरह के माध्यम है उनका, वो इस्तेमाल करते हैं। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन अगर वो उन विज्ञापनों के जरिए झूठा कंटेंट पेश किया जाएगा, हाँ, तब आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं 1000 करोड़ के, कौन मना कर रहा? लेकिन अगर आपका कंटेंट, मुझे बताइए 400 वॉलंटियर्स की नियुक्ति तो आप क्या जस्टिफाई करेंगे? नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी की जो है वो लीडर बैठी हुई वो जस्टिफाई करेंगी या वो बताएंगी, मैं तो क्या करूंगा उसको। मैं जो भी कह रहा हूं, मेरा कहना मात्र ये है कि इश्यू घर में चुनाव हो चुके हैं, चुनाव चल रहा है इस समय, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन ये सब कुछ कर रही है, ये उनका अधिकार है, तंत्र डेमोक्रेसी। लेकिन ये भी है कि किसी को भी कुछ भी कहने की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब, आजादी का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी कहने का शुरू कर दे। जैसे आपके क्या नाम में कई आपके सामने कुछ घटनाक्रम अभी भी आए होंगे
अब ये जो कुछ कह रहे हैं, मेरा तो कहना यह है कि कायदे में अगर नैतिकता की बात आप करते हैं तो आपको रिजाइन करना चाहिए। ठीक है। और निश्चित रूप से आपको जन्म फिर मिलेगा, फिर आप आइएगा। ठीक है। संदीप मिश्रा जी क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर आज हमने देखा कि धारा 144 भी लगा दी गई और बड़ा हंगामा हुआ। पीएम हाउस को घेरने की जो है वो जो आपके कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने कोशिश की। और जाहिर तौर पर देखिए, इंडिया अलाई का हिस्सा तो है कांग्रेस, मगर थोड़ा सा मुश्किल भी है उसके लिए, चूंकि दिल्ली और पंजाब छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है कांग्रेस से। तो वो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो बचाव करें, कि वो मुखालफत में बोलें, क्योंकि कल तक जो है बहुत सारे लीडर्स आम आदमी पार्टी की मुखालफत में बोल रहे थे। कल तक का मतलब कुछ दिन पहले तक, जब इंडिया अलाई नहीं थी, मतलब आम आदमी पार्टी। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सही। नए दौर में लिखते हैं मिलकर नई कहानी। ये पुराने दिनों की बातें थी जो आप दोहरा रहे हैं। नए दिन की बात ये है कि रोज भर्ती रोज जेल, बीजेपी दफ्तर में मचा है खेल। ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में, और पकड़ा धकड़ी चल रही है चुनाव की बहारों में। ये क्या कर रही है बीजेपी? और अभी एक भाई साहब हमारे बोल रहे थे, सुरेश जी हैं, शायद ये ऐसा चश्मा लगा के आए जिसमें सिर्फ केजरीवाल की खामियां इन्हें नजर आती हैं। इन्हें और किसी की खामी नजर नहीं आई। इन्हें बुलडोजर बाबा की खामी और उनका प्रचार नहीं दिखा। इन्हें मोदी का उड़नछू हो जाना हवाई जहाज नहीं दिखा। इन्हें मोदी के सूट बूट और चीजें नहीं दिखी। इन्हें मणिपुर का दंगा और वहां बेटियों का नंगा होना नहीं दिखा। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उस आदमी के खिलाफ बोलते हैं जिसे पूरा देश और दुनिया नायक के नाम से जानती है। आज केजरीवाल जी शिक्षा के एक अच्छी ज्योति जलाई है उन्होंने, उसके रूप में देखे जाते हैं। अस्पतालों का कायाकल्प किया, उसके रूप में देखे जाते हैं। केजरीवाल कोई छोटी सी हस्ती नहीं थे, उन्होंने परिवर्तन किया। और यही बीजेपी है जिसे दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री और चाणक्य इनके रहते हैं, घुटनों पर बिठा दिया है। तरस रहे हैं वो कि किस तरह से सत्ता में वापस आ जाए। एमसीडी पे इतराते फिरते थे, एमसीडी भी केजरीवाल के सिपाहियों ने और साथियों ने छीन ली है। मुझे यह लगता है कि जब भी हम बात करें तो अगर हम राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार के तौर पर आए हैं तो उसकी मर्यादा और गरिमा रखें, हम बराबर की बात करें, ताकि कोई आपका चश्मा उठा के आपकी आंख में उंगली ना डाल दे कि आप सिर्फ केजरीवाल क्यों देख रहे हैं। मैं आज कहता हूं कि आज केजरीवाल के सिपाही लड़ रहे हैं। वो राजनीति की पाठशाला रहे केजरीवाल, उनके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए, आवाम के लिए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया होगा। और वो लोग जो राजनीति में कभी आने की हिम्मत और हिमाकत भी नहीं कर सकते, केजरीवाल जी ने उनके लिए दरवाजे खोले। सहज बात नहीं थी। कल के आज देखिए कि कुलदीप कुमार हमारे लोकसभा से एमपी के उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी झाड़ू लगाते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले के बच्चे को अगर कोई टिकट देके संसद तक पहुंचाना चाहता है, बाबा साहब के उस जगह तक पहुंचाना चाहता है जहां बैठ के बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो ये केजरीवाल का दम है और केजरीवाल का साहस है। क्यों नहीं लड़ेंगे लोग अपने नेता, अपने नायक के लिए? मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते इतना ही कहूंगा कि एक गठबंधन का धर्म है। जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था, हमारे अध्यक्ष माननीय लवली जी, सुभाष चोपड़ा साहब, संदीप दीक्षित जी, सारे लोग वहां पर जाकर पहुंचे थे और ईडी के इस कायराना हरकत का विरोध भी किया था। राहुल गांधी जी, हमारे महानायक, ने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने ट्वीट किया और घर जाके उनसे मुलाकात की। गठबंधन एक है। अभी तो भैया बस लड़ाई इतने में ही है, लोकतंत्र वर्सेस एक तंत्र। लोकतंत्र जिसके नायक न्याय के मसीहा राहुल गांधी है, एक तंत्र जिसकी तरफ जुमलेबाजी, ईडी, सीबीआई, फोटोजीवी, प्रचारजीवी, ऐसा एक शख्स खड़ा है जिसे ये नहीं दिखता कि मणिपुर में बेटियां नंगी क्यों घुमाई जाती है, सोना जीतने वाले के सीने पे बूट क्यों रखा जाता है, ब्रजभूषण उनका आभूषण क्यों है। ये बहुत सारी ऐसी बातें जिसे देश देख रहा है, उन्हें बेरोजगारों की। ठीक है शुभेंदु जी, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जो है वो हिरासत की या गिरफ्तारी की एक तरीके से मुखालफत कर रही है, वहीं पर बीजेपी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। तो इस्तीफा मांगने की इतनी जल्दी क्यों, ये तमाम आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स जानना चाहते हैं, दूसरे लीडर भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी इल्ज़ाम लगा है उनके ऊपर, कोई मतलब जो है वो फैसला नहीं सुना दिया गया है। तो क्या नैतिकता के आधार पर ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए जी, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो खुद ही कहते रहे, जब भी किसी पे कोई इल्जाम लगे उसको छोड़ देना चाहिए अपनी पोस्ट और जाके कानून से लड़के वापस आना चाहिए। तो ये कानून उनके लिए क्यों नहीं है? लगातार आप बहुत सारे वीडियो सुनते होंगे जिसमें वो कहते रहे कि मनीष को पकड़ा जाएगा, यदि गलत करेगा तो वो भी जेल जाएगा।
हमारे सभी नेता जाएंगे और यदि मैं खुद भी गलत करूं तो जेल जाऊंगा। ये सब चीजें उन्होंने खुद कही हैं, उन्हीं के कानून हैं, उन्हीं के कानून को उनको सिखा रहे हैं हम। दूसरा चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ महीनों पहले आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता थे, क्योंकि चैनल पे आना जाना रहता है, मुलाकातें होती रहती हैं, तो आदमी कैसे बदल तो शर्मा जी उस समय पर कैसे संदीप जी गाली दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, और कहा उन्होंने कई उस पे कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी दोगली हो गई है, चोर हो गई है, पता नहीं क्या क्या। पहले कह चुके हैं कि छोड़ो कल की बातें, संदीप जी बातें कल की। देखिए तब्बानी साहब, बातें कल की जो होती हैं कभी छूटती नहीं है, ये चैनल पीछा करती हैं, पीछा करती हैं, और हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं जी। अब मजबूरी क्या है ये समझिए इनके। पंजाब में सौतेले भाई हैं, अब दिल्ली में अभी अभी मौसेरे भाई बने हैं, तो प्रश्नों का जवाब तो एक साथ देना पड़ेगा। सही। और ऐसे जवाब कितनी मुश्किलात में डालते हैं, और संदीप जी कितने अच्छे तरीके से इसको जवाब देते हैं, ये मानने की बात हो जाएगी। फिर भी डिबेट है, अपने पास आपके प्रश्न है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक घोटाला हुआ, हम कहते हैं चलो तथाकथित है, पर उस तथाकथित घोटाले में एक के बाद एक फ्री मिलने लगे। पहले लोग एयरपोर्ट आते थे तो सस्ती मिल जाती थी 10% में की, तो लोग एयरपोर्ट से ही खरीद लिया करते थे, एक्साइज फ्री मिलता था। अब दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिली तो लोगों ने वो भी छोड़ दिया। और दूसरी बात, जैसे ही सीबीआई की जांच चालू हुई तो सभी कानून को, सभी जो शराब घोटाला था इतना सही कहते हैं कि इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली, मेरा प्रश्न है। फिर जब आज अरविंद जी को बुलाया गया है केजरीवाल जी से मिलने के लिए, जो मनीष सिसोदिया के पीए होते थे, उन्होंने राइटिंग में कहा है कि केजरीवाल जी ने हमको बुलाया अपने घर पे, साथ में मनीष सिसोदिया जी भी थे, सत्येंद्र जैन जी भी थे, पंजाब के कमिश्नर भी थे, एक्साइज कमिश्नर, और उन्होंने कहा कि ये जो शराब का जो वितरण है ये अब सरकार नहीं करेगी, अब प्राइवेट के लोग करेंगे। पॉलिसी खुद इन्होंने बनाई है। किस तरीके से विजय नैयर ने फेस टाइम पे के कविता और उनकी टीम को, साउदर्न टीम थी जो साउदर्न लॉबी थी, उसको कहा कि ये मेरे आदमी है विजय नैयर, इनको जो भी ये कहें उनको पैसा दे दीजिए। तो के कविता खुद ही कह रही है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। चलिए, फिर उनके टीम में कई लोग जो है वो बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है, उस पैसे को कैसे गोवा के चुनाव में यूज किया गया है, ये भी बताया उन्होंने। फिर एक दिनेश अरोड़ा है, एक दिनेश अरोड़ा जी हैं, इनके बहुत दोस्त हैं, मनीष जी को मिलवाने वाले संजय सिंह जी, उन्होंने कहा हम 31 करोड़ रुपए दे के आए हैं। फिर अमन ढुल साहब ने वो सब पैसा लेके पंजाब के लोगों को बांटा है चुनाव में, ये भी जवाब देना पड़ेगा इनको। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हैं जिसमें क्यों अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जो ये स्कीम थी, जो पॉलिसी थी, उनको भेजी सदन ग्रुप को, और उनको क्यों कहा कि आपके क्या क्या करेक्शन है वो बताइए, और उस करेक्शन को आने के बाद दोबारा कराई। तो इतने ईमानदार जो लोग थे, कट्टर ईमानदार कहते थे, और कहते थे कि हमने क्या क्या नहीं किया, हम कैसे कैसे इसको खोलेंगे दुकानें, ठीक है, और लोगों का जनमत लेके खोलेंगे। पर उन्होंने जब इस तरीके की पॉलिसी बनाई तो जिनके कंधों पर वो पैर रख के आए थे, अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी परसों क्या जवाब दिया है उनके उस पे, ये सुनने वाला है। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही लाइन जवाब ले लेते हैं बबीता जी से। जी बबीता जी, आपके पास आते हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है, और हमको पूछना बंद करिए, आप नए नेता को ढूंढना चालू करिए। बबीता जी, जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारे सवालात हैं, सवाल नैतिकता का भी है, सवाल ये भी है कि कल तक अगर कट्टर ईमानदार थे तो आज अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो वो हवा में तो इल्ज़ाम लगे नहीं है, जाहिर तौर पर बहुत सारे सबूत हैं, और ईडी जो है वो बार बार ये कह रही है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मुलविस थे, यानी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे पूरे मामले में, और एक के बाद एक कई सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो जेल में हैं, फिर चीफ मिनिस्टर भी वहाँ चले गए। तो आखिर ये मामला इतना आसान तो है नहीं जितना आम आदमी पार्टी इसको बताने की कोशिश कर रही है।
जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ तो घपला है, कुछ गड़बड़ है, वो कोर्ट का फैसला होगा, मामला सब जुड़ी से बहुत ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मगर वो कट्टर ईमानदारी और वो जो बहुत सारी भाषण उनका जिक्र भी हुआ है, बहुत सारी स्पीचेस हमने सुनी हैं अरविंद केजरीवाल साहब की, वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो उसे फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो वो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? अब ये बीजेपी सवाल पूछ रही है, अपोजिशन के लीडर जो हैं, यानी मतलब जो इंडिया ब्लॉक के मुखालिफिन है, वो तमाम यही सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या कोर्ट ने उनको गिल्टी प्रूव कर दिया? अभी तो सिर्फ बीजेपी के इल्जाम है ये, और जो ईडी स्क्रिप्ट लिख के लाती है वो बीजेपी के दफ्तर से निकलती है, जो बीजेपी कहानी उनको बताती है, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहानी बताई है, ये सारी उनको पता है कि ईडी के दफ्तर गई है बीजेपी से, बीजेपी ने लिखवाई है सारी कहानी। और ईडी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी को ऑपोजिशन के खिलाफ। आप मुझे ये बताइए, सदर भुजबल के केस में क्या हुआ? पहले तो बीजेपी उनको भ्रष्ट बताई थी, इतना भ्रष्टाचार किया, और जैसे उन्होंने बीजेपी ने कहा गायब हो गई है, अब इनको बेल करनी चाहिए। तो ईडी ये कर रही है, जो बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं फाइल गायब कर देते हैं और जाके कोर्ट में पूरी करते हैं। और जो 60 करोड़ का चंदा अरविंद शर्मा से लिया है, बीजेपी ने लिया 60 करोड़ का चंदा, वो तो सारा बॉन्ड अब सबके सामने आ गया, पूरी दुनिया के सामने नजर हो गया कि किस तरीके से बीजेपी एक्सटॉर्शन कर रही है, बॉन्ड के नाम पे चंदा वसूली कर रही है सारी पार्टी से। पहले उनको अरेस्ट किया गया, फिर उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप अरविंद केजरीवाल जी का नाम लीजिए, और जब उन्होंने 60 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके बाद उनको बेल मिली और उसके बाद उसको अप्रूवल बनाया गया। और उसकी स्टेटमेंट क्या वो है, जिसने पहले 2-3 बार ये कहा कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, कभी भी मेरी अरविंद केजरीवाल जी से कोई बात नहीं, वो बीजेपी को चंदा देने के बाद उसको अप्रूवल बनाया गया। उसकी स्टेटमेंट पे सीएम साहब को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती है अगर कोई बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है तो वो रिलायबल है नहीं, वो रिलायबल विटनेस ही नहीं है, और उसको आप अप्रूवल बना के सीएम साहब पे झूठे एलिगेशन लगा के उसको सीएम साहब को अरेस्ट करा रहे हैं। आप बीजेपी की ये देखिए कि हर किसी को पहले वो झूठा बदनाम किया जाता है, और फिर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे उनके आप भूल जाते हैं। ठीक है, पर हाँ वो बात ठीक है बबीता जी। देखिए ये जो मसले आपने बताए हैं ना, ये तो सब चल रहे हैं, ये अपनी जगह है। वो इल्ज़ाम लगते थे उनके ऊपर, फिर वो बीजेपी में आ गए तो वो सारे धुल गए, वो उसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। बात अब हो रही है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कि वो नैतिकता अब कहाँ गई, वो कट्टर ईमानदारी अब कहाँ गई? ईमानदारी आज भी ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है, और एक पैसे की, एक चवन्ने की रिकवरी कहीं से भी हुई हो तो मुझे बता दीजिए, कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता आप बता दीजिए कि कहीं से भी एक पैसे की 100 करोड़ का घपला, 100 करोड़ कोई आसमान में तो उड़ भी जाएंगे, हवा में नहीं गायब हो सकते, कहीं ना कहीं से कुछ भी रिकवरी हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, पर ईडी ने बताया है ना, ईडी ने बताया है कि किस तरीके से कितना पैसा कहाँ गया है, कितना गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ है, कितना दूसरी जगह खर्च हुआ है, ईडी ने पूरा ब्यौरा दिया है उसका कोर्ट में। आपने किस राउंड में लिया उनसे? इसलिए कि आपको जेल से बेल मिल जाएगी, फिर आप 60 करोड़ का चंदा दीजिए बीजेपी को। एक जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबसे पहले आपने उनके ऊपर आरोप लगाया, उनको अरेस्ट करवाया, और फिर उसके बाद उनको बेल दी गई, फिर भाई 60 करोड़ का चंदा उन्होंने बीजेपी को दे दिया तो उनको बेल दे दीजिए। मतलब जो बीजेपी को चंदा दे देगा या बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है, फिर जो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा है, बीजेपी को चंदा नहीं दे रहा, वो भ्रष्टाचारी है आपके टाइम में। ठीक है, शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे थे? शुभेंदु शेखर जी। देखिए बबीता जी, आप सब लोग यहाँ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप केजरीवाल जी की चोरी बाकी तरीके के लोगों के साथ बात करके जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो कोई उस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगा यदि आप चाहते हैं, पर मैं अभी ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यदि बाकी ने चोरी करी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे जब भी रबानी साहब कहेंगे, पर इस पे जवाब दीजिए कि लगभग 26 कोर्ट ने ये माना कि, सुनिए, 26 कोर्टों ने ये माना कि इस पर कभी इनको जमानत नहीं देनी चाहिए, बड़ा संगीन है, और हाई कोर्ट ने भी मना किया, और आप खुद कोर्ट के पास गए कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, फिर भी हाई कोर्ट ने कहा, और जब फाइलें देखी तो उस पे कविता जी सुन लो, उसके बाद आप जवाब देना, जरूर देना कविता जी, आप जरूर जवाब देना, आपको समय देंगे। जब वो फाइलें देखी कोर्ट ने तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारी ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें केजरीवाल जी का डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ पैसा कलेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज जो आपने कही, पैसा कहाँ है? रब्बानी साहब ने यदि कोई घोटाला किया हो, हमसे पैसा लेके आपको दे दिया हो, तो रब्बानी साहब के घर पे तो कोई पैसा नहीं होगा। इसीलिए
आपने जितना भी, ये चंदे का पैसा नहीं कह रहा हूँ, जिसमें ये जो कमीशन खाया, जो आपने दुनिया भर के लोगों को जो स्कीम दिया, वो पैसा आपने केजरीवाल जी के घर नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे, ईडी कह रही है, ईडी देखिए बबीता जी, ईडी कह रही है कि वो पैसा लेके आपने गोवा में और पंजाब में खर्च किया है। आप जस्टिफाई करिए, आप प्रश्नों को जस्टिफाई करिए। हम आपको सही मानते हैं और भगवान करे आप बिल्कुल सही हो, पर यदि कोर्ट क्वेश्चन पूछ रही है, उसके बाद लगातार बेल नहीं दे रही है, कहीं पे भी आप बता दीजिए, कहीं से रिकवरी कैसे थी? उसी पे बताया, उसी 333 करोड़ रुपए। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना बबीता जी, 338 करोड़ का तो आपको कोर्ट में जवाब देना है। कोर्ट तो भाजपा का नहीं है। यदि आपको वहां से बेल मिलती है, आपको वहां से ये पता चलता है कि आप ईमानदार हो, कट्टर वाले, तो जरूर आप करिए। आप कोर्ट ने यदि जेल भेजा है, तो आप किसके विपक्ष में, किसके विरोध में इस समय अनशन कर रहे हो? कोर्ट के विरोध में या केंद्र सरकार के विरोध में? बहुत सारे सवाल हैं और जिनके जवाब जो है वो ढूंढना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोकतंत्र है ये, यहाँ पर सबको कहने का, बोलने का, अपनी बात रखने का हक है, मगर जाहिर तौर पर लिमिटेशंस भी हैं। कहाँ तक बोल सकते हैं, कहाँ तक कह सकते हैं, कहाँ तक आंदोलन कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, उनका भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं, मगर इल्ज़ाम जो है वो बीजेपी के ऊपर भी लग रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह करके पुकार रही है। वो कह रही है कि जब तानाशाह जो है वो डरता है, वो ईडी, सीबीआई और ईडी को या दूसरी जो एजेंसीज हैं उनको आगे करता है। तानाशाह सरकार चुने हुए सीएम को परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स तमाम जो है वो यही बात कह रहे हैं। तो शुभेंदु शेखर जी, क्या ये बात मानी जा चुकी, जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है चीफ मिनिस्टर के मतलब जो है गिरफ्तारी की, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तो लगातार इस बात को कह ही रहे हैं। वो तो मैंने कहा कि वो तो लफ्ज़ भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं पीएम के लिए, शायद जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उस लफ्ज़ को, उसको नहीं कहना चाहिए, मगर वो कह रहे हैं। तो ये टाइमिंग को लेकर के भी है, इलेक्शन के ऊपर असर डालने के लिए भी है। उधर कांग्रेस लगातार वो कह रही है कि साहब हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, तो मतलब जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो अच्छे से चुनाव ना लड़ पाएं, वो डिस्टर्ब रहें, वो इधर उधर ही भटकते रहें, परेशान रहें, लोगों के बीच ना जा पाए। चुनाव के ऊपर बात करी आपने कि उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए कांग्रेस के। हाँ। आपके चैनल पे हम बताना चाहते हैं कि कोई भी अकाउंट कांग्रेस का फ्रीज नहीं किया गया। उसमें जितनी पेनाल्टी निकाली है इनकम टैक्स वालों ने, जिसमें ये इनके कारण इन्होंने रिटर्न्स नहीं भरी हैं, उतना अमाउंट छोड़ के उतना अमाउंट को फ्रीज किया है। उसके अलावा हजारों करोड़ है, 120 करोड़ रुपए का कुछ अमाउंट है जिसको उनको लीन करना है, मतलब वहां पे छोड़ना है जब तक ये मैटर चलता है। बहुत सारे हम लोगों के अकाउंट भी, कई बार अकाउंट्स पे कंपनी के पर्सनल यदि कोई चीज पेनल्टी लगाई जाती है तो कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट में जाते हैं और अपनी जस्टिफाई करते हैं। वैसे वो भी कर सकते हैं, रोना ठोकना इस तरीके से केजरीवाल जी की डुप्लीकेसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बबीता जी थे और हमारे बहुत अच्छे मित्र संदीप जी, उन्होंने भी कहा कि हम सब लोगों ने जेल भेज दिया, ईडी के डरती है, ऐसे शब्द बोलते हैं। अभी पूरे डिबेट में मैंने हर बार केजरीवाल जी वर्ड बोला है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अभी, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हम करके अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, जनता को पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा, हमारी आपकी मतभेद हो सकते हैं कि आपने बात गलत है, ईडी को क्यों भेज दिया, ईडी को उनको क्यों नहीं बोला। छगन भुजबल और शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल में एक बार भी एफआईआर नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी ये ईडी का एफआईआर था, पर उन्होंने पूरा जांच करने के बाद 1.5 महीने के बाद छूट के आए। शुभेंदु अधिकारी 3.5 साल से वेस्ट बंगाल में ही है। ममता जी को उनके ऊपर करना चाहिए। साहब छूट के आए, बात तो सही है, छूट के आए, मगर फिर वो एनडीए का हिस्सा भी बन गए, तो वो फिर लोग ये भी वो तो देखिए चुनाव क्या कुछ कहानी है ये। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तो ममता बनर्जी जी खुद एक एफआईआर कर सकती है, जांच करा सकती है, कोई भी हो, हम पर आप पर कोई भी जांच हो सकती है, हम जवाब देके फ्री होके आएंगे। ठीक है संदीप जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, ये सवाल का जवाब जो है चूंकि एडवोकेट भी हैं बबीता जी, वो भी देंगी, मगर पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप अलाई पार्टी हैं जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं कंपटीशन पे भी हैं आम आदमी पार्टी के, और हो सकता है कि जब असेंबली इंतखाबात हों तो दोनों आमने सामने हों। ये जो हिरासत में रह करके मतलब जो ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, चूंकि ईडी भी कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ना उनके पास कोई डिवाइस है, ना कोई जो है वो लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है,
ना मोबाइल है ना कोई कागज़ है, तो फिर वो ऑर्डर कैसे पास कर रहे हैं? क्या इस तरीके से ऑर्डर पास करना, और इसकी जांच भी कर रही है ईडी ने, एक मतलब जो है जांच कमेटी भी तश्कील कर दी है, बना रही है वो रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट भी पेश करेगी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर हिरासत में रह करके वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसका जवाब तो बेहतर है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठी हुई वकील भी है, वो देंगी कि वो कैसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और कैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उन्हें। ये तो इनका इंटरनल मामला है, इनकी पार्टी का मामला है। जहां तक हम इनके सहयोगी हैं, हम अलायंस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जबरिया कैद में सीचे में डालकर उसके हक और अधिकार को ही आपने नहीं छीना, बल्कि दिल्ली की जनता को भी महरूम किया है तमाम सुविधाओं के साथ। केजरीवाल जी का जाना सुविधाओं का रुक जाना है, केजरीवाल का जाना शिक्षा पर फर्क डालता है, केजरीवाल का जाना स्वास्थ्य पर फर्क डालता है, केजरीवाल का जाना बिजली के बिल पर फर्क डालता है, केजरीवाल का जाना एक ऐसी राजनीति पर भी फर्क डालता है जो निर्भीक होकर निर्भय होकर चुनाव के मैदान में आई थी और बहुत सारे नए चेहरों को और लोगों में एक उम्मीद की किरण भी बनी थी कि राजनीति सिर्फ अमीरों का, पैसों वालों का, रसूखदारों का या खानदानी लोगों के लिए नहीं हो सकता, आम आदमी भी लड़ सकता है। इसी सरोकार के साथ आम आदमी का जन्म हुआ था। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अभी मेरे शुभेंदु भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, मीठा मीठा बोल रहे थे। एक किताब लिखी है इन बीजेपी वालों ने, नैतिकता की किताब। ये नैतिकता की किताब के सारे पन्ने पलटकर विपक्ष को पढ़ा देते हैं, लेकिन जब अजीत पवार पे नैतिकता की बात आती है तो इनके मुंह में टेप लग जाती है। जब हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ ये बुकलेट लेकर घूमते थे कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी, इससे ज्यादा लुटेरा, इससे ज्यादा ठग, इससे ज्यादा बेईमान, इससे ज्यादा चोर नहीं हो सकता, उस आदमी पे नैतिकता की बात होती तो उसे मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते। जब ये नैतिकता की बात येदियुरप्पा के ऊपर आती है कि येदियुरप्पा जैसा आदमी कितने उसने घोटाले किए, कितने % का कमीशन खाता था, अगर उस पर बात आती तो इनकी नैतिकता की किताब के पन्ने फट जाते हैं। आज की ही बात है कि आज ही देखिए कि एक खनन माफिया को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, यहाँ पर इनकी नैतिकता बोनी हो गई। यहाँ 2014 के बाद भारत को आजाद देश बनाने वाली कंगना रनौत को मंडी से टिकट दे दिया इन्होंने। शहीदों की कुर्बानी को जिसने हंसी में उड़ा दिया उसे इन्होंने अपना चेहरा बना के चुनाव में उतार दिया। यहाँ इनकी नैतिकता लकवा मार जाती है, बोनी हो जाती है, भोंडी हो जाती है। मैं इतना ही कहता हूँ कि ये चोरों और लिटोरों के लिए शुभेंदु भाई बताना, आप अच्छे सज्जन आदमी हो, आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। जितने भी चोर, लुटेरे, बदमाश, आवारा, नकारा, दुत्कारे, फटकारे लोग थे, उनके लिए बीजेपी पनाहगाह क्यों बनती जा रही है? आज एक नकली राम को ले आए, रामानंद के राम को भी इन्होंने मैदान में उतार दिया मेरठ से। उस नकली राम के सहारे ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज ये अपने कार्यकर्ता जिन्होंने 20-20 साल दरिया बिछाई है, वो उन लोगों का क्या होगा? आज बीजेपी जो एक तंत्र के लिए लड़ रही है, बाबा साहब का संविधान मिटाने के लिए लड़ रही है, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ही नहीं, समूचा इंडिया लड़ रहा है। अरे देखिए साहब, ये संदीप जी देखिए, ये चुनाव का वक्त है। अभी प्रहलाद गुंजल को कल टिकट दे दिया कोटा से, तो जो कोटा के जो पार्टी वर्कर्स थे उनका क्या होगा? और प्रहलाद गुंजल जो है शुरू से ही बीजेपी में थे, अब बीजेपी छोड़ करके वो 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट दे दिया। तो जो कांग्रेस के वर्कर्स थे जो दरिया बिछा रहे थे उनका क्या होगा? तो इलेक्शन के वक्त इतनी आइडियल बातें करना मेरा ख्याल के किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को वो जेब नहीं देती, वो मुनासिब नहीं है। बबीता जी, आप इसका जवाब दीजिए इस बात का कि हुकूमत जो है वो अभी चूंकि चीफ मिनिस्टर हिरासत में है और ईडी ने, मैंने कहा कि ईडी जो है वो अभी लेटेस्ट खबर थी कि वो जांच भी कर रही है, पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि वो कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं हिरासत में रहते हुए। तो ये पूरा मामला क्या है? चूंकि आप कानून की भी जानकार है, क्या कानून इस बात की परमिशन देता है, इजाजत देता है? चूंकि हालांकि मामला तो पहली बार ऐसा हो रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार कोई सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है और वो गिरफ्तारी के बावजूद वहां से ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो कैसे इस पूरे मामले को आप सियासी इसका पहलू भी समझाइए और कानूनी पहलू भी समझाइए। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कानून में कि सीएम साहब अंदर से वो सत्ता नहीं चला सकते। हाँ। ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ। जब तक वो रिजाइन नहीं करते वो सीएम है और अपना काम बखूबी वो कर सकते हैं। किसी भी प्रावधान में कहीं कभी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो काम नहीं कर सकते। और आज भी वो एज ए सीएम हमारे यहाँ पे है और काम कर रहे हैं जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे। और वो दिल्ली की जनता ने चुना है उनको, इसलिए दिल्ली की जनता के लिए आज भी वो काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि वो जेल में गए तो काम नहीं करेंगे। उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना है। दिल्ली की जनता ने उनको चुन के बिठाया है तो वो दिल्ली की जनता के लिए आज भी काम कर रहे हैं और हमेशा इसी तरह करते रहेंगे। और जितने भी
भ्रष्टाचारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार सही साबित हो जाता है। क्योंकि सही तरीके से अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में आ जाइए, अगर आप बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये एक ऐसी पॉलिसी बीजेपी ने चला रखी है कि भाई अगर भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में आओ। तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी एक बीजेपी हो सकती है, जो बीजेपी से बाहर रहेगा उसको जेल में रखेंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी से बाहर रहेंगे तो उनको जेल में डाला जाएगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जेल के अंदर से सरकार चलाना, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस दिन कोर्ट में भी कहा चीफ मिनिस्टर ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और पहले आतिशी, फिर जो है वो सौरभ जो है मिनिस्टर हैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, उनका सौरभ भारद्वाज, उनका बयान आया कि ऑर्डर मिला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि क्या क्या काम करने हैं। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? चूंकि ये तो मेरा ख्याल कि एक अनोखी घटना है, अपने आप में एक मतलब अलग तरह की घटना है ये। दिनेश जी ये घटना है कि पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर जेल में है इस तरह से। हाँ, अगर ये भी अनोखी घटना है तो ये भी अनोखी घटना है कि आप कह रहे हैं मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। अब वो इस्तीफा नहीं देंगे, आप उनसे जबरदस्ती तो इस्तीफा नहीं लिखा सकते, क्योंकि कानून में इस बात का कहीं पर कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप जेल जाएंगे तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। हाँ, जब तक कि 2 साल की सजा जो है आपको ना मिल जाए कम से कम। यस जी। अब बात ये आती है कि अब चूंकि इस मामले में ईडी का एक्शन जारी है और इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इनका कोई दोष नहीं है तो मैं ये कैसे कहूं, कैसे मैं कोर्ट पर आरोप लगाऊं कि उसने जबरदस्ती इनको डिटेन कर जेल में रखा हुआ है? मैं तो नहीं कह सकता। अब दूसरी बात, आपके जो प्रवक्ता है समाज के नाम पे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, आपके भी प्रवक्ता है, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी क्लियर किया। हाँ। ये कहना कि ये पहले आप तक थे। हाँ। अभी ये बिजली चोरों की वकालत कर रहे थे दिल्ली के। दिल्ली में एक समूह है बहुत बड़ा पानी और बिजली चोरों का, जिन्होंने ये बिल्कुल तय कर रखा कि ना बिजली का बिल देंगे ना पानी का बिल देंगे। अभी इन्होंने जो भी महिमा मंडन किया है उससे हम तो खैर उसके ऊपर क्या बोले। जाहिर तौर पर यही बातें हैं, चूंकि जो है वो जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि ये बात तो सच है कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर आप हिरासत में चले गए जब तक कि आपको सजा नहीं हो जाती 2 साल की एटलीस्ट, तो इस्तीफा देने का कोई वो नहीं, मगर नैतिकता भी एक कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। तो क्या नैतिक, चूंकि जो बीजेपी है और बीजेपी के मतलब वर्कर्स हैं और जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी कि इस्तीफा तो हम लेकर के रहेंगे चीफ मिनिस्टर का, तो वो इस्तीफा लेने की जिद पर हैं, वो इस्तीफा नहीं देने की जिद पर हैं। तो मतलब आम आदमी समझना चाहता है कि भाई ये खेल क्या चल रहा है। मैं तो ये जानता हूं कि इसका सबसे अच्छा उत्तर आम आदमी पार्टी देगी जी, उसके नेता देंगे या केजरीवाल साहब खुद देंगे, जो इससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को भी क्या नाम है अपने खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात करते थे। तो ये तो उत्तर बेहतर उनसे दिया जाएगा। ठीक है, बीजेपी का इस्तीफा मांगेगी क्योंकि इस पे पॉलिटिकल एम्बिशन है। और अभी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता, भूतपूर्व प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जो अभी बोल रहे थे, तो या फिर ये बताएं पर पूरे देश के अंदर जहां जहां ईडी का एक्शन हुआ है, मुझे एक आदमी ऐसा बताओ किसी अपवाद को छोड़कर जिसको कोर्ट ने अभी तक बेल दी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के लोग हों, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव कहा करते थे हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं थे लेकिन लंबी सजा काट कर आए हैं। तो हम लोगों को ऐसे विषयों पर बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसे कदम उठाए ही क्यों कि जिस पर आक्षेप लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो उसको भी इस प्रकार की चीजों का खामियाजा भोगना पड़ेगा। आज भाजपा को दूसरी पार्टी नहीं है या कोई और भी इस बात को दावा, या मैं भी दावा करूं, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के ऊपर उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी, उसके फैसले पर मैं टीका टिप्पणी नहीं। शुभेंदु शेखर जी, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और जैसे मैंने कहा कि इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी भी अपना एहतजाज और धरना प्रदर्शन जो भी है वो कर रही है, सड़कों पर है वो भी, और मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो भी आपके मुखालिफ हैं वो तमाम यही कह रही हैं कि तकरीबन 1-1.25 महीने के अंदर 2 सूबों के 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करा देना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ है ये, और 400 पार का नारा वो ऐसे नहीं दिया जा रहा। वो अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन पार्टियों को आप इतना कमज़ोर कर दोगे कि सामने वाले यानी आम लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो मजबूरी में आपको वोट देंगे। फिर यानी अपोजिशन लीडर्स को आप इस काबिल छोड़ोगे ही नहीं, ना उनके पास पैसा होगा, ना वो लीडर
कुछ लोग जो आपके कब्जे में नहीं आएंगे, मतलब बीजेपी के कब्जे में नहीं आएंगे, तो वो उनको ईडी और दूसरी तरीके से उनको हिरासत में लेकर के उनको हैरेस और परेशान किया जाएगा। और 400 पार जो है वो ऐसे ही नारा नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे का एक पूरा मैकेनिज्म है। बबीता जी ने जो बोला और फिर भाई संदीप जी ने जो बोला, वो बार बार इस विषय को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कोई जो इल्जाम लगाए गए हैं उस पे उनके जवाब क्या है। जबकि कविता कह रही है कि 100 करोड़ रुपए दिया है, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो झूठी है? कांग्रेस एक बार कह दे मेरे को इस चैनल पर जी, आज मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संदीप जी इतने ईमानदार और इतने पुराने प्रवक्ता हैं कि वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि केजरीवाल जी ने इस पे करप्शन नहीं किया है, और नहीं कहेंगे वो भी। कारण क्या है कि वो खुद ही उस करप्शन से छूटने के बाद कांग्रेस में आए, और उन्होंने उस समय जवाब दिया था उनके इंटरव्यूज में। जब उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था तब यही कहा था कि आम आदमी पार्टी ने नाक तक अपने करप्शन पे भर गई है, बहुत सारे विषय हैं पर हम सब नहीं बताना चाहते, ऐसा कह के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और बहुत पहले की बात नहीं, साल सवा साल पहले की बात है। आज दिल पे हाथ करके कोई भी कांग्रेस वाला कह दे कि केजरीवाल ने चोरी नहीं करी है, क्योंकि इसका इफेक्ट जाता है पंजाब में भी। यदि वो ये कहते हैं कि इन्होंने चोरी नहीं करी है, तो पंजाब में बैठे बैठे गाली दे रहे हैं सब लोग कि देखिए कितना करप्शन है और अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया गया है। अब मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा। ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि चुनाव का समय, आपने भी कहा चुनाव के समय नहीं बंद करना चाहिए। हमने तो नवंबर में उनको दूसरा सम्मन दिया था, उसके पहले 1 साल पहले और एक सम्मन दिया गया था। तो चुनाव तो हर साल होते रहेंगे, 8-8 महीने तक यदि आएंगे नहीं, भागते रहेंगे। कभी कहेंगे कि हमको चुनाव में जाना है मध्य प्रदेश के, कभी विपक्षना में जाना है, बाद में इलीगल कहेंगे। ये सब प्रश्नों के जवाब केजरीवाल जी को दे देने चाहिए थे पहले ही, जिससे कि वो चुनाव के समय पे आते आते कुछ काम करने के लिए यदि ईमानदार थे तो बचे रहते। पर जो ओवरऑल ये रिपोर्ट बनी है और जो कोर्ट के सामने जब जब सबमिट हुई है, आज तक लगभग 26 कोर्ट, राउस रेवेन्यू कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया। हर कोर्ट ने ये माना कि इनका बहुत स्ट्रांग हाथ है, केजरीवाल जी भी उसमें जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इसमें बड़ा घोटाला किया है। और एक ओकेजन में तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा 338 करोड़ के, तो ये एक जस्टिफिकेशन भी मिलता है कि कैसे इन्होंने किकबैक लिया है। तो बबीता जी और वेट करिए। जिस भारत के संविधान में छोटा से छोटा आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप सब लोगों के साथ उस करप्शन की मुहिम में था, और जो पहले 8-10 लोग थे उसमें हूं। परंतु जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है, हमारी जो थिंकिंग, उस हिसाब से मैंने आपकी पार्टी में नहीं ज्वाइन किया। पर मैं एक ही बात कहता हूं कि यदि आप करप्ट नहीं हो तो ईमानदारी से कोर्ट में जाओ, जवाब दो, छूट के आओ हैं, और फिर जनता को बोलो कि हमने ये सब हमारे लिए ऊपर क्यों हो रहा है या क्यों हुआ। परंतु बिना कोर्ट में गए हुए ये सब नौटंकी करना गलत है। और दूसरी चीज मैं खाली ये पूछना चाहता हूं कि यदि केजरीवाल जी वहां से रिपोर्ट बना रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उनके पास कंप्यूटर कहां से आया, उन्होंने टाइप कहां से करा, या कुछ और तरीका है? मेरे को लगता है ये सब चीजें पहले से ही हैं इनके पास, इन्होंने पहले से प्लान कर रखा है कि हम वहां से इस तरीके का ऑर्डर निकालेंगे। अब उसमें इनका साइन कैसे है? ये सब चीजें झूठ बोलने की नौटंकी है जो केजरीवाल जी की हमेशा की तरह, उसका ही एक पार्ट है जो दिल्ली की जनता देख रही है। संदीप मिश्रा जी, जो इंडिया ब्लॉक के मतलब जो है लीडर्स हैं या जो पार्टियां हैं, वो 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, और ये जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और केजरीवाल साहब को जो गिरफ्तार किया गया उसकी मुखालफत में, और कहीं ना कहीं ये ही शिकायत है कि भाई जो मरकज़ी हुकूमत है, जो केंद्र सरकार है मोदी की, वो परेशान कर रही है अपोजिशन पार्टियों को और हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये मतलब जो है अगर परेशान किया जा रहा है वाकई सरकार की तरफ से, तो क्या एक रैली से या एक आवाज़ उठाने से मतलब इतना आसान है? रैली जी का प्रयोजन सिर्फ इतना नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करना, बल्कि एक तानाशाही तदबीर और तस्वीर को जनता के सामने रखना है। एक ऐसा खलनायक जो जनता को धोखा देता है, जुमले भेजता है, जुमले बांटता है, जुमलों के सहारे जो लोगों के सपनों का कत्ल करता है,
जो कहता था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल ला के देंगे, 20 करोड़ रोजगार 10 साल में होने चाहिए थे, जवाब में पकौड़ा आ गया। साहब जो कहते थे कि 15 लाख रुपए वापस देंगे, वो जुमला निकला। अमित शाह जी ने उसे साबित किया। जिन लोगों ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं होगी। शुभेंदु भाई जानते हैं कि उमा भारती जी, इनकी पार्टी की नेता, ने कहा था गंगा साफ नहीं हुई तो डूब के मर जाऊंगी, ढूंढ के लाइए, उन्हें डुबो दीजिए, गंगा वैसी की वैसी ही बह रही है, उतनी ही गंदी बह रही है। जो व्यक्ति ये कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी साहब ने महंगाई को डायन से डार्लिंग बना लिया है। आज स्थिति देखिए कि जवान ठगा गया, पहलवान ठगा गया, किसान ठगा गया। एक बली वाला बिल लेके आ गए ये, जिसमें 750 किसानों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। ये रैली इस बात को ढोल पीट के, छाती पीट कर और चिल्ला चिल्ला कर ये बताया कि दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान इंडिया गठबंधन के तले होने वाला, कि मोदी जी ने जुमलों का जो जाल फैलाया उससे देश बहुत बुरी तरह तबाह है। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाबू चंदा पचाकर, बातें घुमाकर रखना है हमको, बस जाल फैलाकर। कहीं चला जाए नहीं चंदा चोरों पर ध्यान, इसीलिए बस बना है ये केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्लान। ये जो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की हो रही है, कविता की हो रही है या केजरीवाल साहब की हो रही है, कहीं इनके गिरेबान तक चंदा चोरी की रकम तक ना पहुंच जाए। और आज कौन गवाह है साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले चंदा दिया था। आज नैतिकता की बात शुभेंदु भाई कहते हुए बहुत इतरा के कह रहे थे, हम नैतिकता की बात करते हैं। आप चंदे की उस लिस्ट में देख लीजिए, उड़ उड़ के ईडी और सीबीआई जिन जिन के घर में छापा मारा है, कुछ दिन बाद बाजू मरोड़ कर उनसे चंदा निचोड़ने वाली पार्टी कौन है, उसका मुखिया कौन है, कहां से आया पैसा। इतना बड़ा झोला लेके मोदी जी चल रहे हैं, जिसमें रेल गेल भेल सेल सब बेचकर पैसा रख लिया, फिर भी देश कर्ज के कतार में सबसे आगे पहुंचता जा रहा है। हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या जवाब देंगे जनता को, क्या जवाब देंगे? अब बोलने को कुछ नहीं है, तो इसलिए तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर। मैं फर्स्ट आना चाहता हूं, इसलिए अकेला दौड़ूंगा। अकेला दौड़ने के लिए मोदी जी ने सबको जेल में डाल दिया है, चाहे वो केजरीवाल हो कि कविता हो, हेमंत जी। इतना क्यों डर रहे हो विपक्ष से भैया? आपको तो डंके की चोट पे बताना था मैंने ये काम किया है, मैंने बहनों के लिए किया, बेटियों के लिए किया, किसानों के लिए किया, जवानों के लिए किया, रोजगार में ये किया, बहनों की आबरू बचाने के लिए किया। बृजभूषण को आभूषण और सेंगर को साथी और टहनी के बेटे को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाए घूम रहे मोदी जी। चुनाव में 200 पार नहीं जा रहे, ये बातें 400 पार की कर रहे। क्यों डरते हो शुभेंदु जी? क्यों नहीं जाते किसानों के बीच में? क्यों नहीं जाते जवानों के बीच में? क्यों नहीं जाते मणिपुर? क्यों नहीं आप आके अपना परचम फैला के कहते हैं कि हाँ, रोजगारी को हमने चुनौती के तौर पे लिया है, महंगाई को चुनौती के तौर पे लिया है। आज सिलेंडर लेके घूमने वाली स्मृति ईरानी का एक बयान नहीं आता। 400 का सिलेंडर उस महिला को महंगा लगता था, 1000 रुपए का सिलेंडर उसे सस्ता लगता था। मोदी जी भी कहते थे हाथ जोड़ के, वोट देने जाना तो सिलेंडर को हाथ जोड़ लेना। अब मोदी जी कौन से मुंह को कहेंगे जब हम सिलेंडर को देख के वोट डालने जाएंगे? मोदी जी समझिए, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सब जानती है, तमाम बातें इन्होंने कह दी, महंगाई की भी कह दी, परेशान करने वाली भी कह दी, और ये भी बता दिया कि किस तरीके से जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, अपोजिशन पार्टियों को जो है वो कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और 400 पार नहीं 200 के आसपास ही घूम रहे हैं, ये भी बता रहे हैं संदीप जी। अब भाई साहब बोलना तो उनका कर्तव्य है, उनको कहा गया ऐसे ही बोले तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए। पर संदीप जी कभी पढ़ के भी आओ, आप आते हो पढ़ के, पर मैं ये कहूंगा 2013 में 13.62 महंगाई की दर थी, और उसके बाद 14 बाद से लेके अभी तक 6.7 से ज्यादा कभी नहीं गई है। आपके प्रश्न का जवाब है। दूसरी चीज, आप अभी सिलेंडर की भी बात कर रहे थे। 1267 रुपए का सिलेंडर था नॉन सब्सिडाइज, और आज जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है वो कितने का है ये आप देखिए, और कितना माइनस होने के बाद जो अमाउंट होता है वो आज भी उस समय के रेट से कम है। इसलिए ऐसा बोल देना, चैनल में कोई समझदार बैठा नहीं है, कोई कुछ भी बोलने के लिए, जहां तक भारत का घरेलू सिलेंडर की क्या वो है अभी सब रेट? घरेलू सिलेंडर का मेरा ख्याल के 800 रुपए से तो कम नहीं है। अब 800 रुपए के ऊपर सब्सिडी, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ रब्बानी साहब, मैं बात क्या कह रहा हूँ कि जो 900 रुपए 900 सवा 900 रुपए में मिलता है, उसमें जिनको सब्सिडी जो लोग ले रहे हैं उनको 300 साढ़े 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मैंने नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की बात करी है, जो आज भी उस समय के साथ सस्ता है, जो आप हम लोग लेते हैं। जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी है वो उन्होंने अपने मन से छोड़ी है, मोदी जी के कहने पे छोड़ी है। दूसरा चीज एक और मैं
संदीप जी गुस्सा होता ही नहीं हूं मैं आजकल, आप तो जानते हो बीपी बढ़ाने से क्या फायदा। मैं एक और चीज कहूंगा संदीप जी, सच्ची बात तो कहना ही पड़ेगा ना, जो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी वो 5वें नंबर पे आ गई और तीसरे नंबर पे आ रही है। जीडीपी कोरोना के कारण भी जहां विश्व की सभी बड़ी कंट्रीज के अंदर नीचे गिरी, हम 7.8 और 8 के पास टच कर रहे हैं, डबल डिजिट में चेक कर रहे हैं। और आपने अभी एक जगह कहा कि इतना पैसा बेच दिया, लोन बढ़ गया देश में, तब आप 3-4 किलोमीटर रोड बनाते थे पर डे, हम 80-90 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, उसका भी खर्चा ज्यादा लगेगा। पर जिस दिन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया पूरा, जो 70 सालों में आपने नहीं किया है, ये भारत पूरा खड़ा हो जाएगा। विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं हम सब लोग 2047 में, आप और हम ना भी हो तो आने वाली जनता ये जरूर देखेगी, आने वाली पब्लिक ये देखेगी कि किस निर्माण की बात हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पर तो ये अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे मेटा इलेक्शन चुनाव आते रहेंगे, पर जो हम जनता को देके जाएंगे उसी के लिए याद करेगी। और आप इस हट धर्मिता को छोड़ दो, जो आपकी बहुत ज्यादा बड़ी कमी महसूस हो रही है कि जब आप आम आदमी पार्टी आपके कोख से पैदा हुई है, जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और जब उनको पता लगा कि वापस आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल गई है तो उनको बड़ा दुख हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था पिछले 2019 में और कांग्रेस को 22% वोट मिला था, दोनों मिला के 40% वोट थे। अब की बार हमको नहीं लगता है कि 20% से भी ज्यादा वोट आप लेके आएंगे, ये मेरा मानना है, बाकी तो समय बताएंगे। बबीता जी जाहिर तौर पर देखिए वो हट धर्मिता की बात कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हट धर्मिता निभा रहे हैं या मतलब पर आ गए हैं ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स। 144 लगी हुई है धारा और जाहिर तौर पर हर रोज़ जो है धरना प्रदर्शन और ये तमाम चीज़ें, चूँकि मामला पूरा कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला करना है, कल सुनवाई होगी, तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है अब वो कायदे कानून का है। आप वकील भी हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं, क्या हुकूमतों पर ऐसा कोई प्रेशर पड़ता है भाई कि पब्लिक जो है वो, या पब्लिक तो नहीं मतलब पार्टी वर्कर्स निकल रहे हैं, तो अगर पार्टी के किसी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्टी वर्कर्स तो शायद अपनी उनको बता रहे होंगे कि भाई हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं या कितना लगाव रखते हैं, मगर कोर्ट इस लगाव को, इस मोहब्बत को या इस अटैचमेंट को नहीं देखेगी, वो तो सबूत पर और मतलब जो है वो कागज़ों पर बात करती है, सबूत पर बात करती है, कुल मिलाकर के गवाहों पर बात करती है, उस पर फैसला सुनाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का फिर क्या मतलब रहेगा और कब तक ये सब चलता रहेगा? देखिए, जितने भी कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जनता है जी, वो बहुत ज्यादा परेशान है और ज्यादा दुखी है केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद से। और कार्यकर्ताओं को आप रोक नहीं सकते, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भी आप बता दीजिए कहीं भी हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि सबको दुख होता है कि हमारे नेता इन्होंने इतने सालों से इतनी ईमानदारी से काम किया, दिल्ली की जनता के लिए इतना काम किया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेके आए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, और आज तक जो किसी सरकार ने काम नहीं किया था वो केजरीवाल जी ने काम किया। दिल्ली में बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, आज तक सब सरकार जितनी भी आई सबने टैक्स लिया इतना, लेकिन जनता को कोई सुविधा ही नहीं दी। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसी है जिन्होंने जनता को मूलभूत सुविधाएं दी हैं, बाकी पार्टियों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जुमलेबाजी करती हैं, महंगाई की मार और वो सब बातें थी, और आज वो भी वहीं पे खड़ी है। ठीक है, जाहिर तौर पर भाई पार्टी के एक बड़े लीडर और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं, तो जो पार्टी वर्कर्स हैं वो इमोशनल भी हो रहे हैं और गुस्से में भी हैं, लेकिन फैसला तो कोर्ट को ही करना है। क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि कल भी सुनवाई होनी है और कल क्या कुछ सुनवाई होगी, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इसको देखना बहुत अहम होगा। बहरहाल तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।